हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बीएससी फिजिक्स फर्स्ट सेम की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बच्चों बताने वाला हूँ फिजिकल सिग्निफिकेंस, डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में। हालांकि जब आप इनको बुक्स में से पढ़ते हैं इनके फिजिकल सिग्निफिकेंस को तो काफ़ी टफ लगते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको एक बहुत ही लाइफ के सिंपल से एग्जांपल्स दे के सरल भाषा में समझा दूंगा कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है डाइवर्जेंस का और क्या है कर्ल का। एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन ये आता है, तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो आंसर को, बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में ऐसे बताऊंगा कि आपको समझ भी आएगा। ठीक, तो पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं बच्चों आज का, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस। कि डाइवर्जेंस का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि डाइवर्जेंस किसे बोलते हैं, है ना। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए ना कि डाइवर्जेंस क्या है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है बहुत अच्छी, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों लिंक है मेरी इस प्लेलिस्ट का। इससे पहले जितनी वीडियोस बनी है वहां से आप उसको चेक कर सकते हो। डाइवर्जेंस के बारे में फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। हमने बच्चों सबसे पहले तो एक डेल ऑपरेटर डिस्कस किया था। डेल ऑपरेटर मैंने आपको बताया था क्या होता है, करली बाय करली एक्स इंटू आई प्लस करली बाय करली वाई इंटू जे प्लस करली बाय करली जेड इंटू के, इसे बोला जाता है डेल ऑपरेटर। और सपोज हमारे पास कोई वेक्टर है ई, कोई वेक्टर है ई विच इज ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के। ये हमारे पास कोई वेक्टर फील्ड है जिसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया है, जिसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है ई एक्स, वाई में है ई वाई और जेड डायरेक्शन में है ई जेड। तो अगर मुझे इनका क्या इस वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस निकालना हो तो मैथमेटिकली मैं कैसे निकाल लूंगा डाइवर्जेंस। वैसे तो इस पर ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाई है, तो अभी मैं जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा सही लगे समझने में। तो अगर मुझे इसका डाइवर्जेंस निकालना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस डेल ऑपरेटर की इस वेक्टर फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लूंगा। डेल ऑपरेटर और इस वेक्टर फील्ड की क्या ले लूंगा, डॉट प्रोडक्ट। ठीक, तो जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो बच्चों आपने पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट में आई वाले के साथ आई वाला मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाले के साथ जे वाला, के वाले के साथ के वाला। तो आई वाले के साथ आई वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा करली ऑफ ई एक्स बाय करली एक्स, वाई वाले के साथ वाई वाला करेंगे तो करली ऑफ ई वाई बाय करली वाई, ऐसे ही करली ऑफ ई जेड बाय करली जेड। तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा डाइवर्जेंस। क्या आ जाएगा ये, डाइवर्जेंस। तो अब हम डिस्कस करेंगे ये जो हमने मैथमेटिकली डाइवर्जेंस कैलकुलेट किया कि हम किसी भी वेक्टर फील्ड के लिए जब उसका डाइवर्जेंस निकालते हैं तो इन एक्चुअल उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। मैथमेटिकली तो हमने निकाल लिया, उसका फायदा क्या है, वो हमें बता क्या रहा है, वो कहना क्या चाहता है, उसके दिल की बात क्या है। तो वो हम यहाँ पे समझेंगे कि किसी भी वेक्टर फील्ड का जब मैं डाइवर्जेंस निकालता हूँ तो मुझे क्या बताएगा। सबसे पहले तो आपको पता है क्योंकि यहाँ पे जो डाइवर्जेंस है इट इज सिंपली अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड ए डेल ऑपरेटर। और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसका मतलब एक चीज तो आपको क्लियर है कि जो डाइवर्जेंस है वो एक स्केलर होगा। क्या होगा, वो एक स्केलर। स्केलर होने का मतलब है इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, ओनली मैग्नीट्यूड। मतलब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा, डायरेक्शन की कोई इंफॉर्मेशन यहां पे नहीं होगी। देयर विल बी नो इंफॉर्मेशन अबाउट एनी डायरेक्शन। दैट मीन्स जो डाइवर्जेंस निकल के आएगा उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, मतलब वैल्यू होगी, कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो चलिए अब बताता हूं आपको कि बेसिकली डाइवर्जेंस जो है वो हमें एक्सप्लेन क्या करता है। किसी भी चीज का जब डाइवर्जेंस निकालते हैं वेक्टर फील्ड का तो वो हमें बेसिकली किस चीज के रिगार्डिंग बताता है। तो इसके लिए मैं वाटर करंट का एग्जांपल लूंगा। हमने दोस्तों एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि सपोज देयर इज ए पाइप। ये बच्चा पार्टी एक पाइप है, ठीक है, और इस पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है, इसमें वाटर फ्लो कर रहा है। अभी हो क्या रहा है, देखो इस पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है, जितना वाटर आ रहा है उतना ही वाटर यहां से जा रहा है ना। जितना वाटर आ रहा है उतना ही वाटर यहां से जा रहा है ना, ये समझ रहे हो। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं यहां पे एक पाइप लगा देता हूं एक्स्ट्रा, एक छोटा पाइप इसके साथ जोड़ देता हूं और उस पाइप से भी मैं यहां पानी भेजता हूं, तो क्या होगा, यहां वाला वाटर में जो यहां से इनपुट मेरी आ रही थी और यहां से जो वाटर की मुझे आउटपुट मिल रही है
उसमें फर्क मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब हो क्या रहा है, मेरी इनपुट में साइड वाले पाइप से भी वाटर ऐड हो रहा है ना, हो रहा है ना वाटर ऐड। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना मेरा वाटर अंदर एंटर कर रहा है यहां से, उससे ज्यादा वाटर यहां से बाहर निकल रहा है। ये चीज आ रही है समझ में, क्योंकि मैंने एक बेटा पाइप लगा दिया, ये पाइप भी क्या कर रहा है, यहां पे वाटर को ऐड कर रहा है। तो इससे क्या होगा, जो टोटल मास फ्लो है वाटर का वो बढ़ गया, यहां पे ज्यादा पानी बाहर निकलेगा। मैंने तो यहां से कम भेजा क्योंकि बीच में ऐड हो गया एक्स्ट्रा, तो ज्यादा आउटपुट हमें मिल रही है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? समझ गए। तो जो डाइवर्जेंस होता है ना बेटा, वो यही चीज को रिप्रेजेंट करता है। डाइवर्जेंस क्या बताता है कि जो मास फ्लो है उसमें किसी भी वेक्टर के फ्लो में, मास फ्लो में कितना चेंज आया, वो हमें कौन बताता है, डाइवर्जेंस बताता है। यानी कि इस केस में अगर मैं बताऊं सिंपली, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा डाइवर्जेंस का, कि डाइवर्जेंस will tell us about the change in mass flow rate of water, कि कितना वाटर के फ्लो में चेंज आया पर सेकेंड, कि यहां पे एंटर कम वाटर एंटर कर रहा है पर सेकंड और एग्जिट ज्यादा वाटर कर रहा है पर सेकंड। तो कितना चेंज आया वो कैसे पता लगेगा मुझे, कि जो मेरा वाटर है इसके वेलोसिटी वेक्टर का अगर मैं डाइवर्जेंस निकालता हूं तो मुझे मिल जाएगा कि कितना मेरा चेंज आया है। समझ गए? क्लियर है? तो डाइवर्जेंस सिंपली क्या बताता है, किसी भी वेक्टर फील्ड में कि उसके फ्लो रेट में कितना चेंज आया है, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहां वाले केस में क्या हो रहा है, देखो फ्लो रेट बढ़ रहा है क्योंकि यहां से पाइप से एक्स्ट्रा वाटर एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, तो यहां फ्लो रेट बढ़ रहा है। तो यहां इस केस में जब तुम डाइवर्जेंस निकालोगे ना, इस केस में डाइवर्जेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, डाइवर्जेंस पॉजिटिव। अगर हमारा जो फ्लो रेट है वो इंक्रीज हो रहा हो तो हमारा डाइवर्जेंस पॉजिटिव आता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी किसी भी वेक्टर फील्ड का आपने डाइवर्जेंस निकाला किसी स्पेसिफिक रीजन में, और उस स्पेसिफिक रीजन में आपका जो डाइवर्जेंस आया अगर वो पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू बढ़ रही है, उसका जो फ्लो रेट है वो बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं दूसरा केस लेके चलता हूं कि जैसे ये पाइप था मेरा और इस पाइप में यहां से मेरा जो वाटर है वो एंटर कर रहा था और इधर से एग्जिट कर रहा था, लेकिन अगर यहाँ बीच में कोई सिंक आ जाती है, इसमें कोई छेद हो जाता है पाइप में, तो कुछ पानी यहां से लीक भी हो जाएगा, कुछ पानी यहां से लीक भी हो जाएगा। तो जब बच्चों पानी लीक होगा तो ऑटोमेटिकली जितना पानी बाहर जा रहा है उसका अमाउंट कम होगा या नहीं होगा ना, कम। तो इस केस में क्या हुआ, जो हमारी इनपुट है वो ज्यादा है और जो हमें यहाँ आउटपुट मिल रही है वो कम है। तो जो चेंज इन मास फ्लो रेट आया है वो इस केस में नेगेटिव आएगा क्योंकि पानी घट रहा है आउटपुट पे, है ना। तो इसके केस में डाइवर्जेंस क्या होने वाला है, नेगेटिव। तो इसका मतलब बच्चों डाइवर्जेंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस में हमें पता लग गया कि अगर किसी भी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस नेगेटिव आता है तो इसका मतलब वहां पे नेगेटिव का मतलब है वहां जो नेट फ्लो रेट है वो घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और दूसरा था कि अगर हम कोई पाइप ऐड ना करें, कोई सिंक ना हो, सिंपल जितना पानी आए उतना ही पानी जाए, तो उससे क्या होगा, नेट फ्लो जीरो होगा। तो डाइवर्जेंस मतलब नेट फ्लो रेट, चेंज इन फ्लो रेट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि जितना पानी आ रहा है उतना पानी जा रहा है। तो इसमें नेट चेंज इन जो फ्लो रेट है, चेंज इन फ्लो रेट इस केस में क्या होने वाला है भाई, जीरो होने वाला है। तो ये है फिजिकल सिग्निफिकेंस किसका, डाइवर्जेंस का। तो सिंपल है, सरल भाषा में आपको समझाया, आई होप समझ में आ गया सबको कि डाइवर्जेंस बच्चों सिंपली हमें बताता है कि कितना फ्लो रेट में चेंज आया है। चलो दोस्तों, ये तो हुई बात डाइवर्जेंस की। अब मैं आपको बताने वाला हूं कर्ल के बारे में। सो अब हम डिस्कस करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस किसका, कर्ल का। तो कर्ल का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना भी बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल।
अब इससे पहले कि हम फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ें कर्ल का, तो एक बार थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि कर्ल है क्या। देखो, अब कर्ल के बारे में हमने पढ़ा है कि अगर मैं डेल ऑपरेटर की किसी वेक्टर फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं तो उससे मुझे क्या मिलता है भाई, कर्ल मिलता है। क्या मिलता है, कर्ल। अब कर्ल मैथमेटिकली तो आप निकाल लोगे, और कर्ल जब निकालोगे तो सॉल्व करके ये एक वेक्टर क्वांटिटी ही आने वाली है। अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब इसके पास डायरेक्शन भी होगी, तो इसका मतलब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस डायरेक्शन में छुपा है। ये हमें डायरेक्शन के बारे में भी बताएगा। तो अगर मैं कर्ल की बात करूं सिंपली, तो कर्ल हमें रोटेटिंग फील्ड के बारे में बताता है या रोटेटिंग फैक्टर के बारे में बताता है। ठीक है, तो कर्ल सिंपली हमें क्या बताता है, रोटेटिंग वेक्टर के बारे में, मतलब सर्कुलेशन के बारे में बताता है। आप ये कह सकते हो, क्या बताता है ये हमें, सर्कुलेशन के बारे में। तो बेटा कर्ल जो है ना, हमें कर्ल बेसिकली हमें रोटेशनल इफेक्ट के बारे में बताता है, और ये बेसिकली हमें क्या बताता है, मैक्सिमम रोटेशन। क्या बताता है, मैक्सिमम रोटेशन के बारे में। मैक्सिमम रोटेशन का मतलब यहां बच्चों क्या है कि कर्ल हमें वो डायरेक्शन देता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर वेक्टर फील्ड में हमें मैक्सिमम रोटेशन देगा। ठीक है ना, तो बेसिकली ये हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रोटेशन अबाउट एनी पॉइंट इन अ वेक्टर फील्ड, कि किसी भी वेक्टर फील्ड में बच्चा पार्टी, ठीक है ना, किसी भी वेक्टर फील्ड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड मैक्सिमम रोटेशन जिस डायरेक्शन में मिलेगी, वो डायरेक्शन किससे पता लगती है, कर्ल से। तो अगर एग्जाम में आपके पास 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए और पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल, तो आपने सिंपल सरल भाषा में लिख देना है कि इट टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रोटेशन अबाउट अ गिवन पॉइंट इन अ वेक्टर फील्ड। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने एक वाटर स्ट्रीम का एग्जांपल यहां पे मैं लेके चलूंगा कि सपोज यहां पे ये पानी है जो फ्लो कर रहा है, स्ट्रीम लाइन फ्लो हम लेके चलेंगे। अब आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि जब वाटर फ्लो करता है तो वाटर की जो लेयर बिल्कुल सरफेस के नजदीक होती है उसकी वेलोसिटी सबसे कम होती है, उससे ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी उससे ज्यादा होती है, उससे ऊपर वाले की उससे ज्यादा। तो वेलोसिटीज में डिफरेंस होता है भाई, लेयर्स की होता है या नहीं होता है, आपने पढ़ा है +1 में कि जो भी कोई वाटर जब किसी सरफेस पे चल रहा है, कोई नदी फ्लो कर रही है, तो उस नदी में जो सबसे नीचे की लेयर होगी ना उसकी स्पीड कम होगी, उससे ऊपर वाली लेयर की उससे थोड़ी ज्यादा, उसकी उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। ठीक है, तो ये हम एक वेलोसिटी वेक्टर लेके चल रहे हैं जिसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। ठीक है, अब ये पानी फ्लो कर रहा है। ठीक, अब मैं यहां से आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस समझाऊंगा कर्ल का। वो कैसे समझाऊंगा कि सपोज मैंने एक रिंग ले ली। क्या ले ली मैंने, एक रिंग ले ली बच्चों, रिंग। और इस रिंग को मैंने ऐसे टूथड फॉर्म में लिया है, मतलब इसके चारों तरफ ना इस तरह से ये कुछ पोर्शंस, नुकीले पोर्शंस बाहर की तरफ निकले हुए हैं। ठीक है, तो ये मैंने रिंग ले ली। पहले मैंने इस रिंग को इस पानी में इस पोजीशन में रखा, ऐसे। ये जो मेरी रिंग है इसको जब मैंने पानी में रखा तो कुछ इस पोजीशन में रखा। दिस इज पोजीशन 1। ठीक, पोजीशन 1 का मतलब है बच्चों कि जैसे ये रिंग थी, आपने समझना है, मैंने इसको ऐसे रखा है पानी में, ऐसे। ठीक है, जो मेरी रिंग है इसको मैंने पानी में इस तरह से रखा है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। ये इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ, रिंग दिखा देता हूँ आपको एक छोटी सी, और उससे ज़्यादा अच्छे से आपको जो है चीज़ें समझ में आएंगी। ये एक इस तरह से मान लिया बच्चों, हमने एक ये रिंग ले ली। देखो ये रिंग नज़र आ रही होगी सबको, एक रिंग ले ली। ये पानी ऐसे जा रहा है और इस पानी के सामने मैंने इस रिंग को जो है इस तरह से, इस पानी ऐसे जा रहा है और इसके सामने मैंने इस रिंग को इस तरह से रख दिया है। ठीक है, तो क्या होगा, पानी इसके अंदर से क्रॉस हो जाएगा, ऐसे ही क्रॉस हो जाएगा ना इसके अंदर से। तो मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है। तो अभी मुझे ये बताओ, क्या ये इस टाइम पे रोटेट करेगी, ये रिंग रोटेट करेगी इस पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड? तो आंसर आएगा नो, क्योंकि पानी तो ऐसे जा रहा है तो ये रोटेट नहीं करेगी। फिर मैंने इसको ना थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, तो क्या होगा, पानी इस पे प्रेशर अप्लाई करेगा,
तो उससे थोड़ा बहुत रोटेट करना शुरू कर देगी धीरे धीरे। फिर मैं जब इसको ज़्यादा रोटेट करता जाऊंगा तो एक पॉइंट इसका ऐसा आएगा, एक लोकेशन, कि जब इसमें रोटेशन मैक्सिमम होगी। तो आप देख सकते हो अगर मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर दूं, ऐसे है ना इसकी पोजीशन, ऐसे से इसकी पोजीशन ऐसे कर दूं, तो क्या होगा कि सेम रिंग को अगर मैं उसकी पोजीशन चेंज कर लूं, समझ रहे हो ना, ये पोजीशन 2 हो गई, तो उससे क्या होगा, ये जो है घूमना शुरू कर देगी, क्योंकि जो पानी आएगा वो फोर्स अप्लाई करेगा इसके जो ये टूथ्स निकले हुए हैं इन पे। तो जैसे ही वो फोर्स अप्लाई करेगा, दिस रिंग विल स्टार्ट रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाएगी। और इस टाइम पे जो रोटेशन होगी वो मैक्सिमम होगी, इस पोजीशन पे रोटेशन क्या होगी, मैक्सिमम। तो ये जो पोजीशन हमें मिली है, इस पोजीशन की जो डायरेक्शन है वो कैसे मिली है, हमें कर्ल निकाल के, क्या निकाल के, इस वेक्टर फील्ड का कर्ल निकाल के। जो ये वेलोसिटी वेक्टर की हमने फील्ड ली है, अगर इस वेलोसिटी वेक्टर की फील्ड का मैं कर्ल निकालता हूं, तब मुझे ये जो पोजीशन है वो मिलेगी। क्लियर है, आ रहा है समझ में? देखो सिंपल है, जब इसको ऐसे रखा था तो सारा पानी ऐसे निकल रहा था रिंग के अंदर से, कोई फोर्स नहीं लग रही थी, तो रिंग घूम नहीं रही थी। मैंने रिंग की ओरिएंटेशन चेंज करनी शुरू की, तो एक ओरिएंटेशन ऐसी आएगी जब रिंग मैक्सिमम जो है रोटेट करना शुरू कर देगी। जो रिंग है हमारी इस तरह से रखी है, पहले ऐसे रखी थी, अब ऐसे रखिए, तो अब वो रोटेट करना शुरू कर देगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो हमें इसकी लोकेशन मिली है ना, कि ऐसा रखने से ही ये रोटेट करेगी, वो कैसे मिली है, कर्ल निकाल के। क्या निकाल के, कर्ल निकाल के। तो कर्ल निकालने से हमें जो है इसकी डायरेक्शन पता लग जाती है। और दूसरा, यहां पे कर्ल की डायरेक्शन कैसे निकल रही है, थंब रूल से। कैसे, थंब रूल से। कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अपनी उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लो। देखो मेरी मतलब क्लॉकवाइज, सॉरी, ये कैसे घूम रही है बेटा, रिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अपनी उंगलियों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लो। तो मैंने उंगलियां घुमा ली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मेरा अंगूठा कहां जा रहा है, इनसाइड। कहां जा रहा है, ये जो अंगूठा है इनसाइड जा रहा है। तो इस टाइम जो कर्ल की डायरेक्शन होगी वो कहां होगी, इनसाइड होगी। तो आपने ध्यान रखना है, इनसाइड को हम नेगेटिव लेके चलेंगे यहां पे। तो अगर हमारी जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, क्या है, क्लॉकवाइज, तो हमारी कर्ल की जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव होगी, मतलब इनसाइड होगी, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। लेकिन अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है, अगर हमारा जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपने ध्यान रखना है हमारा कर्ल क्या आता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब कर्ल से बच्चों हमें ये पता लग गई सेंस ऑफ रोटेशन। मतलब अगर हमारा कर्ल नेगेटिव आता है तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अगर हमारा कर्ल पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है ना, घड़ी की सुई से अपोजिट। तो ये थी फिजिकल सिग्निफिकेंस कर्ल की। तो बहुत इजी से टॉपिक थे। डाइवर्जेंस बताता है नेट चेंज इन फ्लो के बारे में, कि कितना चेंज आया रेट ऑफ फ्लो में, और कर्ल हमें दिखाता है। तो इसका मतलब देखो डाइवर्जेंस में कोई डायरेक्शन नहीं थी, उसमें जस्ट चेंज पता लगता है। कर्ल हमें दिखाता है सेंस ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन, क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इस केस में ये कैसे घूमने वाला है, क्लॉकवाइज। कर्ल निकालोगे तो नेगेटिव ही आएगा इस केस में। ठीक है, तो ये थे फिजिकल सिग्निफिकेंस, कर्ल और डाइवर्जेंस के। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर देना। आपका प्यार मुझे देता है एक नया जोश, जिससे मेरे अंदर आती है एक हिम्मत, और मैं और नए लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं। तो सपोर्ट करते रहे। 5000 सब्सक्राइबर्स मैंने अभी रिसेंटली अचीव किए हैं। आप लोगों का प्यार दुलार ऐसे ही रहा तो हम बहुत आगे तक जाएंगे। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग, शेयर करो वीडियो को। बाय।